हाय गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट की सीरीज में से जून 2023 के जजमेंट्स लेके आई हूं। पर शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सभी उन एस्पिरेंट्स और सभी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो कि किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जामिनेशन की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ क्लैट पीजी वालों के लिए ही नहीं, बल्कि जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी रीसेंट जजमेंट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ क्वेश्चंस रीसेंट जजमेंट से आ ही जाते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जून 2023 के जजमेंट्स की एक छोटी सी समरी और एक क्विक रीकैप। तो पहला केस जिससे आज हम स्टार्ट करेंगे वो है ए श्रीनिवासुलु वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस केस में जजमेंट दिया था जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम एंड जस्टिस पंकज मित्तल ने। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके के थे कि चार बीएचईएल के ऑफिसर्स होते हैं। बीएचईएल इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कंपनी। उसके चार ऑफिसर्स होते हैं। वो कुछ प्री रेक्विजिट्स को सरपास करते हुए एक लिमिटेड टेंडर निकालते हैं और एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ डीसैलिनेशन प्लांट इन बीएचईएल। अब ये जो कंपनी होती है, ये जो बीएचईएल के प्रेरेक्विजिट्स हैं उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है। तो इसलिए यहाँ पर एक एफआईआर फाइल की जाती है अगेंस्ट these four officers of BHEL and the three people who belong to the company। और इन सात लोगों के खिलाफ एक चीटिंग के लिए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एफआईआर फाइल की जाती है। इस एफआईआर में इस केस में फिर दो इश्यूज रेज होते हैं। पहला इशू तो ये रेज होता है कि टेंडर ऑफ पार्डन जो सेक्शन 306 और 307 सीआरपीसी में दिया जाता है, वो किस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेबल था और क्या उसका मिसयूज किया गया था। तो ऐसा था कि जो चार ऑफिसर्स थे बीएचईएल के, उसमें से जो सेकंड ऑफिसर था, एक मैनेजर था, वो मैनेजर अपना एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देता है मैजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 164 सीआरपीसी में, पूरे स्टेटमेंट्स बताते हुए, पूरी स्टोरी बताते हुए, और कन्फेस कर देता है कि हाँ, वी हैव डन करप्शन एंड ये जो हमने अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया था कंपनी के साथ, दैट वाज चीटिंग ऑन आवर पार्ट। फिर उसके बाद वो एक पिटिशन देता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में फॉर टेंडर ऑफ पार्डन। तो सेक्शन 306 सीआरपीसी में एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उसको पार्डन ग्रांट कर देता है। उसके बाद जो केस होता है वो स्पेशल जज के पास ट्रांसफर हो जाता है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फॉर फर्दर ट्रायल। तो यहाँ पर ये कंटेंट किया गया कि सेक्शन 306 के सबसेक्शन 4 क्लॉज ए में जरूरी होता है कि टेंडर ऑफ पार्डन देने के बाद जब ट्रायल स्टार्ट होती है, तो जिसको टेंडर ऑफ पार्डन दिया गया है, जो अप्रूवर है, उसका एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय द कोर्ट, जो कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं किया गया था। तो आर्ग्यू ये करते हैं वो कि बिकॉज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनिंग द अप्रूवर एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस was not fulfilled in the present case, the testimony or the confession of the approver should be shunned or should not be taken into account by the court। But कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने 306 के टाइम पर, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है वो अंडर सेक्शन 306 तीन क्राइटेरियाज और थ्री स्टेजेस पे पार्डन ग्रांट कर सकता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंक्वायरी और ड्यूरिंग ट्रायल। और यहाँ पर अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टेंडर ऑफ पार्डन कर दिया था और 306 सबसेक्शन 4 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था, पर बाद में जब स्पेशल जज के पास केस ट्रांसफर हुआ, तब स्पेशल जज ने सेक्शन 307 सीआरपीसी के अंदर अक्यूज का या अप्रूवर का वो ले लिया था,
स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसलिए जब सेक्शन 307 के अंदर स्पेशल जज ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, तो जरूरी नहीं है कि 306 के सबसेक्शन 4 क्लॉज ए के अंदर जो प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह अप्रूवर का एग्जामिनेशन मैंडेटरी है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जाए। और सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि जब अप्रूवर की जो स्टोरी है इट नरेट्स द होल क्राइम गिविंग इवन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द क्राइम, देन इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका बार बार फिर से प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह एग्जामिनेशन करा जाए व्हेन such examination has already been done under section 307 of CRPC. The story given by an approver, so far as the accused on trial is concerned, must implicate him in such a manner as to give rise to the conclusion of guilt beyond a reasonable doubt. तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बोलते हुए एक्सप्लेन किया कि जब सेक्शन 307 में भी टेंडर ऑफ पार्डन दिया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन 306 के सारे इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई किया जाए। जो दूसरा इशू इसी केस में आया था वो था सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी के अंदर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का जब प्रोसिक्यूशन किया जाता है, तो क्या सेक्शन 197 सीआरपीसी में सैंक्शन लेना जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जो 4 बीएचईएल के ऑफिसर्स थे उनमें से एक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका रिटायरमेंट हो गया था ट्रायल स्टार्ट होने से पहले ही। तो इसलिए उनके प्रोसिक्यूशन के लिए सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करते टाइम बीएचईएल के ऑफिस से सैंक्शन नहीं लिया था। फिर बाकी जो 3 ऑफिसर्स थे उनका सैंक्शन लिया गया था, ऑल्दो वो सैंक्शन डिनाई हो गया था। बट तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट अक्यूज है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो रिटायर हो गए थे, वो चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि विदाउट सैंक्शन मेरे अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्लैरिफाई करता है कि बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर का आप प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते हैं व्हेन the activity for which he is being prosecuted is related to his duty, when that duty is in discharge of his office। इसलिए इस केस में कोर्ट ने चारों अक्यूज को अक्विट कर दिया था, क्योंकि जो बाकी के 3 ऑफिसर्स थे उन तीनों का भी सैंक्शन मिला नहीं था, बट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बीएचईएल के, उनका तो सैंक्शन लिया ही नहीं था और बिना सैंक्शन के प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया था। इस बेसिस पे कोर्ट यहाँ पे सभी को अक्विट कर देता है। और फर्दर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी को एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि whenever any government officer does any act in furtherance of his official duty, भले ही that act is in excess of his official duty, still there is a necessary and there is a need to take sanction under section 197 of CRPC only when the government officer has done some heinous criminal act. In that circumstance, interpretation of section 197 CRPC will be very narrow. Otherwise, the interpretation of section 197 will always be liberal and wide so far as its official nature is concerned। जहां तक official nature of act concerned है, वहां तक सेक्शन 197 सीआरपीसी का लिबरल और वाइड इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। पर अगर कोई हीनियस क्रिमिनल एक्ट है, उस सिचुएशन में सेक्शन 197 सीआरपीसी का रेस्ट्रिक्टेड या नैरो इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया था। इसके बाद जो सेकंड केस है जिस पे हम आते हैं वो है कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हुआ था कि कोल इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटिशन फाइल करता है और बोलता है कि हम वी आर सब्जेक्ट दैट कोल इंडिया लिमिटेड इज सब्जेक्ट टू नेशनल माइंस एक्ट एंड नॉट टू कंपटीशन एक्ट। तो हुआ ये था कि कंपटीशन एक्ट ने कोल इंडिया लिमिटेड पर कुछ 173 करोड़ रुपीस का फाइन लगाया था फॉर कंडक्टिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ नॉन कुकिंग कोल। और उस बेसिस पे यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड बोलता है कि हम कंपटीशन एक्ट के अंदर आते ही नहीं है,
That is why Competition Commission cannot levy a penalty on us. So Supreme Court here explained that Coal India, even though it is a public sector undertaking and a government company, even after that, it will fall within the purview of Competition Act. And Competition Commission of India will have a jurisdiction over the activities of Coal India Limited. यहाँ पर ये बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि कोल इंडिया लिमिटेड का स्टैब्लिशमेंट किया गया था टू फर्दर द गोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज ए, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो एंड यू आर सप्लाइंग नेसेसरी फ्यूल सच एज कोल, दैट इज व्हाई देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू टू subserve the common good, to supply in such a manner that you do not create a monopoly. आप monopoly create कर रहे हो, पर monopoly create करते करते भी आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करना है एंड यू नीड टू डू फेयर प्रैक्टिसेस. यही बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट हियर क्लैरिफाइड दैट कोल इंडिया लिमिटेड इज आल्सो सब्जेक्टेड टू कंपटीशन एक्ट and will fall under the jurisdiction of Competition Commission of India. Supreme Court here also discussed if Coal India Limited is a state under Article 12 or not. The last judgment which we'll do for today is Mohammed Muslim versus State of Uttar Pradesh. The judgment was given by Justice V. Ramasubramaniam and Justice Pankaj Mittal. The facts of this case were एक मोहम्मद असने अल्ताफ हुसैन अपने बेटे एंड अपने नेफ्यू के साथ रोड पे कहीं जा रहे थे एंड टू पीपल, वन फादर मोहम्मद मुस्लिम एंड हिज सन, टू पीपल कम ओवर देयर एंड दे किल अल्ताफ हुसैन. और उसके बाद वो वहां पर बोथ ऑफ देम केम विथ अ बाइसिकल एंड दे हैड अ ब्लैंकेट ओवर देम. तो वो अपनी बाइसिकल को वहीं छोड़ के और अपने ब्लैंकेट को वहीं छोड़ के जंगल में भाग जाते हैं. इसके बाद 4 दिन तक कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है. और ऑल्दो अल्ताफ हुसैन अपने बेटे और अपने नेफ्यू के साथ वहां पर थे, उसके बाद भी अल्ताफ हुसैन को कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाता है. और बहुत देर तक बहुत दूर से लोग उनको बचाने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं कि क्या झगड़ा हुआ है, पर उन्हें कोई भी हॉस्पिटल लेके नहीं जाता है. और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलता है कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट से उसको ब्लैंकेट और साइकिल मिली है, बट इन ट्रायल के ड्यूरेशन में वो ये कोई भी एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोक्योर नहीं करता है. उस इन सब चीजों के बावजूद भी सेशंस कोर्ट दोनों को, मोहम्मद मुस्लिम को और उसके बेटे को, दोनों को कॉन्विक्ट कर देता है. हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट भी दोनों को कॉन्विक्ट कर देता है. फिर अब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है. तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देयर आर वेरी मेजर डिस्क्रिपेंसीज इन द एविडेंसेस प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट. और जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करा है. ऑल्सो देयर इज नो आई विटनेस, देयर इज नो क्रेडिबल आई विटनेस present to support the testimony or to support the prosecution case. Present situation में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि द कंडक्ट ऑफ द सन एंड नेफ्यू ऑफ द डिसीज्ड वाज वेरी स्ट्रेंज. जब वो वहां खड़े थे उसके बाद भी उन्होंने अपने रिलेटिव को या अपने फादर को नहीं बचाया या उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए. दिस कंडक्ट इज वेरी स्ट्रेंज. Second, investigating officer failed to produce the relevant evidence before the court. And third, there was an unnecessary delay in filing of the FIR. All these cases show that the burden of proof is not discharged beyond reasonable doubt, and also the testimony of the witnesses is challenged. That is why कोर्ट दोनों को दोनों अक्यूज को, फादर एंड सन को, दोनों को अक्विट कर देता है ऑन दिस ग्राउंड दैट बर्डन ऑफ प्रूफ इज नॉट प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज. आई होप आप सबकी प्रेपरेशन अच्छे से चल रही हो. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन. हैप्पी लर्निंग, and please like, share and subscribe this video. Bye bye.